हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSE पैरिस एकेडमी। आज का डेट है 23 अगस्त 2025। लेट्स बिगिन विथ आवर एनालिसिस लाइक डेली वी डू। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSEP_Assam को फॉलो कर सकते हैं। So before I begin with the analysis, I would like to say that CSE Paris Academy has launched its foundation batch। और अभी जो बैच अभी एडमिशन्स चल रहे हैं वो है द वर्किंग प्रोफेशनल बैच। एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, जहाँ पर आपका टाइमिंग होगा 7 PM to 9 PM, जहाँ पर क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड्स में होते हैं। तो आपको जो भी मोड चाहिए, अगर हाइब्रिड मोड में भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। एंड वी आर द फैकल्टीज़ इन CSE पैरिस एकेडमी, जो आप लोगों को अब हम अपने एक्सपर्टीज़ से आपको गाइड एंड मेंटर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग। कि द पहला टॉपिक जो है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंडिया का स्पेस स्टेशन होने वाला है अपना खुद का। फिर यूज़ ऑफ AI इन कोर्ट रूम्स। देन नीति आयोग रिकमेंड्स मॉडल पॉलिसी फॉर होम स्टेज। एंड लास्ट वन, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो पहला जो न्यूज़ है, इट इज़ ऑन द आर्टिकल मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। क्या है? वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड नेग्लेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली नेशंस इकोनॉमिक वेलबींग। तो ये जो आज का पूरा आर्टिकल है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि वर्क प्लेस में जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली, उन सब चीज़ों की वजह से, इट इज़ जेन्युइन और इनजेन्युइन, उन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ द एम्प्लॉई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो फॉर द नेशन, उस चीज़ के लिए प्रोडक्टिविटी डाउन होता है। तो मेंस ओरिएंटेड अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मेंटल हेल्थ इन इंडियन वर्क प्लेसेस हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल चैलेंज। डिस्कस द की कॉजेज, इम्पैक्ट्स, पॉलिसी मेजर्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस क्राइसिस। ठीक है, तो ये जो मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, ये एक ओवरलुक्ड क्राइसिस है कि जिसको कभी भी एड्रेस नहीं किया जाता है। हालांकि मेंटल हेल्थ को वर्क प्लेस से ना जोड़कर भी नॉर्मल अगर कुछ ऐसे, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड ही हो, मेंटल हेल्थ को कभी भी मेडिकली देखा नहीं गया था। पर ये तो थैंक्स टू द मॉडर्न जनरेशन्स, जो आज के जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है एंड वेरी मच कॉशियस विद देयर ओन मेंटल हेल्थ। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम मेंटल हेल्थ को एक मेडिकल हेल्थ क्राइसिस का नाम भी देते। तो वहाँ से ही एक रीज़न, एक द बर्थ प्लेस ऑफ अनदर मेंटल हेल्थ क्राइसिस इज़ अ वर्क प्लेस विच इज़ ऑलवेज ओवरलुक्ड। सो ये अभी हम क्यों डिस्कस करें, बिकॉज अगर हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिक्लाइन होता है फॉर सर्टेन रीजन्स, एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ डिक्लाइंड मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़, सो विच इज़ बिकमिंग सेंट्रल टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिसी कंसर्न्स, जैसे कि स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, या फिर बर्नआउट हो, आर इंक्रीजिंगली लिंक्ड विथ मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि इन सब चीज़ों के वजह से एम्प्लॉय भी स्ट्रेस्ड में है और एम्प्लॉयर भी स्ट्रेस्ड में है। तो व्हाट आर द की कंसर्न्स? जैसे कि पहला है वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स। मतलब वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स मतलब क्या है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज़ लीडिंग टू द स्ट्रेस अपॉन द एम्प्लॉय। पहला है हाई वर्कलोड, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होना। फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जैसे एवरेज में 2117 घंटे काम होते हैं इन इंडिया वर्सेस OECD एवरेज। OECD का एवरेज है 1752 एवरेज वर्किंग आवर्स, तो उससे बहुत ज़्यादा है इंडिया का वर्किंग आवर्स। देन जॉब इनसिक्योरिटी, टॉक्सिक कल्चर्स एंड पोर मैनेजरियल रिलेशंस। सेकेंड वन कि इन सब चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स क्या होता है। इन ये जो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किया है उसके वजह से इंक्रीज्ड एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन और बर्नआउट फ्रॉम द वर्क, कंसंट्रेशन डेफिसिट, कोई काम में 100% कंसंट्रेशन ना दे पाना, और स्ट्रेन रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड अमंग द एम्प्लॉयर ऑल्सो, एंड
ultimately there will be a moral injury from workplace corruption. Next is generational divide, कि एक वर्क प्लेस में आप यू विल बी वर्किंग विद डिफरेंट अदर जनरेशन्स, जैसे जेनजी हो या फिर मिलेनियल्स हो. एक ही ऑफिस में आज के डेट में मिलेनियल्स भी काम करते हैं, जेनजी भी काम करते हैं, जहाँ जिन दोनों का कल्चर माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा अलग है, विच शोज़ हाई बर्नआउट कंपेयर टू द ओल्डर कोहोर्ट्स. कि पहले जब एक ही जनरेशन के आदमी एक ही ऑफिस में काम करते थे, उनका माइंडसेट काम करने का जो तरीका था वो एक ही पैटर्न में था, पर जेनजी और मिलेनियल्स के बीच अभी वो वहाँ पर एक डिवाइड है, जहाँ पर जैसे मिलेनियल्स चाहते हैं जेनजी वैसे वर्क नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा. सो वट लेट्स सी द व्हाट इज़ द स्केल ऑफ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है. जैसे 56 मिलियन इंडियंस विथ डिप्रेशन एंड 38 मिलियन विथ एंग्जाइटी. ये सिर्फ इंडिया का डेटा है, एंड द डेटा इज़ गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ केयर सेक्टर अगर देखते हैं हम, 30% डॉक्टर्स डिप्रेस्ड है एंड 17% विथ सुइसाइडल थाट्स. NCRB 2022 के रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,70,924 सुइसाइड्स, जो कि 2021 से 4.2% ज़्यादा है, आर लिंक्ड विथ मैनी कैरियर एंड मैनी प्रोफेशनल स्ट्रेसेस. सेकंड, इसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या होता है. इतना जो बड़ा स्केल है, डेंजरस स्केल है इस प्रॉब्लम का, उसकी वजह से जो आर्थिक कंसिक्वेंस है वो क्या है. जैसे ग्लोबली ये $1 ट्रिलियन प्रोडक्टिविटी लॉस करवाता है, एंड 12 बिलियन डेज लॉस्ट एनुअली. इंडिया में ये नंबर्स होता है $14 बिलियन लॉस ड्यू टू एब्सेंटिज्म, प्रेजेंटिज्म एंड एट्रीशन. एट्रीशन का मतलब होता है कि एक दुश्मनी की भाव, कि किसी के अगेंस्ट में टू फील वेरी मच एंग्विश, वो है एट्रीशन. देन पोर मेंटल वेल-बीइंग लिंक टू लॉस ऑफ 15 वर्किंग डेज अ मंथ वर्सेस 2 to 3 days फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स. कि देयर विल बी अ लॉस ऑफ 15 वर्किंग डेज इन अ मंथ ड्यू टू पोर मेंटल हेल्थ, और 2 से 3 दिन वो छुट्टी या फिर लॉस होता है ड्यू टू अ हेल्दी इंडिविजुअल. नाउ देयर आर पॉलिसी गैप्स, कि इंडिया में है एक्ट, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, पर इट एग्जिस्ट, पर उसमें उसका कुछ सल्यूशंस नहीं है. तो 70 to 92% रिमेन्स अनट्रीटेड, अनएड्रेस्ड. देन इंश्योरेंस कवरेज लिमिटेड, ओनली 37.5% ऑफ द पॉलिसीज कवर मेंटल हेल्थ विथ रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो उसको हम अगर बोले तो उसको रिकग्निशन भारत में मिला ही नहीं है. मेंटल हेल्थ को कभी भी एक कंसर्न बोल के पकड़ा ही नहीं गया. सो एनीवेज, इस न्यूज़ से ओरिएंटेड जो हम MCQs ला सकते हैं, हियर इट इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो करेक्ट आंसर आपको लगता है वो आप हमें कमेंट्स में बोलिए. नेक्स्ट इज़ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. ये है इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, मतलब जो होने वाला है. सो वाई वी आर डिस्कसिंग द न्यूज़, ये तो बहुत दिन हो चुका है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, पर जो न्यूज़ आया है आज कि इसरो हैज़ अनवील्ड द मॉडल ऑफ BAS. तो वो मॉडल को अनवील किया है. सो इंडिया जो है वो अपना स्पेस स्टेशन, अपना खुद का इंडिजीनियस इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है इन 2028, विच विल सिग्निफाई इंडियाज़ एंट्री इनटू द लीग ऑफ, मतलब टीम ऑफ कंट्रीज़ लाइक US, कंट्रीज़ लाइक चाइना, जहाँ पर ऑलरेडी स्पेस स्टेशंस है, जैसे कि ISS, और चाइना का है तियांगोंग. तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ BAS. जैसे BAS-01 जो कि लॉन्च होने वाला है पहला 2028 को, और टोटल देयर इज़ अ 5 मॉड्यूल ऑफ BAS, और पाँचों के पाँचों लॉन्च हो जाएंगे बाय द ईयर 2035. टेक्निकल स्पेशलाइजेशंस अगर देखते हैं, जो लॉन्च होने वाला है 2028 को BAS-01, उसका वेट है 10 टन्स, और उसका जो पाथ होगा दैट इज़ द लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, जो कि है अर्थ से 400, और जो इसका ऑर्बिट का, और जो ऑर्बिट करेगा वो 450 किलोमीटर. तो इट विल बी एन इंडिजिनियस सिस्टम,
जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फिर भारत डॉकिंग सिस्टम एंड भारत बर्थिंग मैकेनिज्म, नेक्स्ट ऑटोमेटेड हैच सिस्टम एंड प्लग एंड प्ले एवियोनिक्स। ठीक है, ये कुछ टेक्निकलिटीज़ है इसका। साइंटिफिक और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अगर देखते हैं हम BAS का, तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इट इज़ अ रिफिल प्रोविजन फॉर प्रोपल्शन एंड लाइफ सपोर्ट फ्लूइड्स, रेडिएशन, थर्मल एंड डेब्री प्रोटेक्शन एंड स्पेस सूट एयरलॉक फॉर एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। मतलब वो स्टेशन से बाहर जाकर अगर कुछ एक्टिविटी करना है उसका भी प्रोविजंस दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है स्पेस में वो बढ़ाएगा। इंडिया हैज़ नॉट टू रिलाई अपॉन द अदर लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अगर इंडिया का खुद का अपना स्पेस स्टेशन हो। फिर इट विल फैसिलिटेट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस पोस्ट गगनयान। गगनयान के बाद ये इंडिया से जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो और भी ज़्यादा दिन तक स्पेस में रह सकते हैं। नेक्स्ट, इट विल बूस्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी, मटेरियल साइंसेस एंड स्पेस मेडिसिन। It positions India among select group of advanced spacefaring nations also. So here is the MCQ. So we expect your answers in the comment section. Next one, use of AI in courtrooms. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर्ट रूम्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है इट इज़ फ्रॉम द केरला हाई कोर्ट। तो इस जुलाई में केरला हाई कोर्ट ने ये पब्लिश किया है, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस पब्लिश किया है कि हाउ टू यूज़ AI इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, तो लेट्स सी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये तो है। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि इसमें फ़ायदा होगा कि जुडिशरी में एफिशिएंसीज आएंगे, जुडिशरीज में ट्रांसक्रिप्शन मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ट्रांसलेशन और लीगल रिसर्च में भी AI मदद कर सकता है। उसके साथ इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है या फिर कुछ रिस्क्स भी है, जैसे कुछ एथिकल, टेक्निकल और लीगल रिस्क भी है। तो देखते हैं व्हाट आर द कंसर्न्स हियर। जैसे एरर्स एंड हेल्यूसिनेशन, मतलब AI जो है इट इज़ प्रोन टू एरर्स, तो वो लीगल टर्म्स को मिस इंटरप्रिट भी कर सकता है। जैसे लीव ग्रांटेड, कि लीव ग्रांटेड को AI हॉलीडे अप्रूव्ड बोल के उसको ले सकता है, बट जुडिशरी में लीव ग्रांटेड का मतलब है एग्रीव्ड पार्टी को सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लीव प्रोविज़न दे सकता है कि वो एक लोअर कोर्ट से फिर से अपना पिटीशन दाखिल कर पाए। उसका मतलब होता है लीव ग्रांटेड इन इंडियन जुडिस्प्रूडेंस। पर उसको AI हॉलीडे, लीव का मतलब हॉलीडे बोल के ले सकता है। सो इट मे हेलुसिनेट इन सम केस लॉस और डिस्टॉर्ट द नेम्स, नेम को भी वो चेंज कर सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ एरर। नेक्स्ट इज़ बायस एंड इनविजिबिलिटी, सर्च इंजिन्स या फिर LLMs में प्रायोरिटाइज सर्टेन प्रेसिडेंट्स एंड साइडलाइनिंग रिलेवेंट वंस। ठीक है, फिर ओवर रिलायंस रिस्क की इस AI के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा AI अगर यूज़ होता रहे जुडिशरी में, तो इस जुरिस्प्रूडेंस में AI के ऊपर ओवर रिलायंस हो सकते हैं। तो देयर कैन बी रिस्क ऑफ एडजुडिकेशन रिड्यूस टू रूल बेस्ड इन इन्फरेंस, कि AI में जो प्रॉम्प्ट्स होंगे, AI मॉड्यूल को जैसे क्रिएट किया जाएगा तो उस हिसाब से जजमेंट दिया जाएगा। मे बी हर एक केस का जो अलग अप्रोच होता है, हर एक केस अपने में यूनिक होता है, उस यूनिकनेस को शायद वो एडमायर ना करे और उस हिसाब से AI जजमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, या फिर AI उस केस को वैसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। सो दैट ओवर रिलायंस बिकम अ रिस्क। उसके बाद है डेटा सेंसिटिविटी, कि देर इज़ नो क्लियर फ्रेमवर्क ऑन एक्सेस, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ सेंसिटिव नॉन पब्लिक डेटा। तो करंट मेजर क्या है? ऐसे देखा जाए तो करंट मेजर्स कुछ है नहीं, ये बहुत ही नया एक कंसेप्ट है। देयर मैनुअल वेटिंग ऑन AI आउटपुट बाय रिटायर्ड जजेस, लॉयर्स एंड ट्रांसलेटर्स, वो मैनुअली उन सब चीज़ों को करते हैं, नॉट ऑटोमेटेड। जुडिशियल एकेडमिक्स एंड बार एसोसिएशन कैन प्ले अ रोल इन कैपेसिटी बिल्डिंग। विजन डॉक्यूमेंट फॉर ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3 हाईलाइट्स द नीड फॉर टेक्नोलॉजी ऑफिसेज टू एड AI एडॉप्शन। तो उसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि AI लिटरेसी कैंपेन लॉन्च करो, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दिया जाए, देन ट्रांसपेरेंसी और लिटिगेंट राइट्स,
डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स एंड ह्यूमन ओवरसाइट, कि इंसान एआई के द्वारा काम करा रहा है ठीक, पर ह्यूमन ओवरसाइट हमेशा होना चाहिए. Okay, so here is the question. Please do attempt it. The next news is नीति आयोग recommends model policy for homestays. कि आज के डेट में होम स्टेज का बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया है विच रिकमेंड अ मॉडल पॉलिसी. ठीक है, तो क्या है रिपोर्ट का नाम? रीथिंकिंग होम स्टेज, नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज. तो द की हाईलाइट्स आर इकोनॉमिक पोटेंशियल. जैसे होम स्टेज या फिर एयरबीएनबीज जो कि टूरिज़्म को बूस्ट करता है, जॉब क्रिएट करता है और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को वो सपोर्ट करता है. कि आपके पास अगर आपका कोई फ्लैट है, घर है विच इज़ नॉट मोनिटाइज, तो आप उसको होम स्टेज में कन्वर्ट करके बीएनबी के साथ कोलैब करके आप उससे इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है उसको आप हार्नेस कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ कल्चरल वैल्यू which offers the travelers culturally immersive experiences, promote heritage and strengthen community participation. फिर this policy highlights the regulatory approach. It advocates light touch, transparent regulatory frameworks and balanced tourist safety. कि ऐसा policy बनाना चाहिए which will be tourist safety, pro tourist policies होने चाहिए, और जहाँ पर जो होस्ट होंगे उस होम स्टे का, उनका प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आगे हो पाए उसको रिलेटेड भी यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं. नेक्स्ट इज़ द पॉलिसी इंसाइट्स विच ड्रॉज फ्रॉम एग्रीगेटर्स, होस्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस ऑपरेशनल चैलेंजेस. एंड उस पॉलिसी में इंसेंटिव्स के बारे में भी mentioned है which recommend financial support at the destination level rather than focusing on individual homestay amenities. तो सिग्निफिकेंस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि ये एक टूरिज़्म को प्रमोट करेगा बाई ऑल्सो प्रमोटिंग द इकोनॉमी. ये हेरिटेज प्रोटेक्शन, इंडिया का हेरिटेज प्रोटेक्शन में भी वो लाभदायक होगा. कि बड़े बड़े जगह पर होटल बना देना, इंडिया के जो सपोज मान लीजिए कि असम में जो असम पैटर्न या फिर असम टाइप जो घर होते हैं उसको भी अगर है तो उसको भी होम स्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट रीबिल्डिंग अ न्यू स्ट्रक्चर. जस्ट उसको रिनोवेट अगर कर दिया जाए, उसको स्ट्रक्चरली अगर मजबूत कर दिया जाए तो उसको भी होम स्टेज में बनाया जा सकता है. और टूरिस्ट वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे टू स्टे इन अ होम स्टे एक ऑफ अ डिफरेंट टाइप रैदर देन स्टेइंग इन अ होटल. ओके, और इन सब चीज़ों में लोकल कम्युनिटीज़ को भी क्या मिलेगा? मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आने का मौका भी मिलेगा. ठीक है, सो हियर इट इज़ द क्वेश्चन, यू शैल अटेम्प्ट इट. नाउ द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ इंडियाज़ नॉलेज सिस्टम. तो देखते हैं ये क्या है. फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क सजेस्ट एक्सप्लोरिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन मैथमेटिशियंस इन एन इंक्लूजन ऑफ भारतीय फिलोसफी इन कॉमर्स, ट्रेडिशनल बेवरेजेस, केमिस्ट्री एंड धार्मिक थॉट इन इकोनॉमिक्स. ओके, तो यूजीसी ने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क. इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई का जो एक फ्रेमवर्क है, एक नया फ्रेमवर्क आया है बाय यूजीसी जो होगा लर्निंग आउटकम, मार्क्स आउटकम नहीं, कि जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो कितना सीखेंगे, स्पेशली इंडिया के बारे में वो कितना जानेंगे. सो दैट इज़ द इंडियन नॉलेज सिस्टम. सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर होंगे? एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस. So significance of it could be it promotes indigenous knowledge, ethical and sustainable perspectives. It supports NEP's vision and holistic learning but raises debates on inclusivity and ideological neutrality. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी, ठीक है, तो दैट कैन बी आइडियोलॉजिकली बायस्ड. पॉलिटिकल साइंस इट कैन बी आइडियोलॉजिकली बायस्ड. ठीक है, उसका एक कंसर्न आता है. जैसे कि नॉन बीजेपी स्टेट्स हैव ऑब्जेक्टिव साइटिंग सेफ्रोनाइजेशन ऑफ द करिकुलम. क्योंकि अगर हम मैथमेटिक्स देखें या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर फिलॉसफी देखें तो हो सकता है कि जो आरएसएस ओरिएंटेड हो, बीजेपी जिन फिलॉसफीज में मानते उसको ज़्यादा हाईलाइट हो. सो
मैथमेटिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया? मंडला ज्योमेट्री जो इंडिया का नॉलेज सिस्टम है, यंत्रस, रंगोली या फिर कोलम एज एल्गोरिथमिक आर्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस। कॉमर्स में भारतीय फिलॉसफी, गुरुकुल वैल्यूज़, कौटिल्यस अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में धार्मिक आइडियाज ऑफ वेल्थ, रोल ऑफ किंग इन इकोनॉमी, गिल्ड कोड्स, इकोलॉजिकल एंड एग्रेरियन वैल्यू, दान, इंडिजीनियस एक्सचेंज सिस्टम। केमिस्ट्री में कंजी, महुआ, टोडी जैसे नेशनल ट्रेडिशनल बेवरेजेस को सिखाए जाएंगे एंड इंडियन कंसेप्ट ऑफ परमाणु एटम। मुझे आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि द कंसेप्ट ऑफ एटम कौन से इंडियन ऋषि ने फर्स्ट दिया था हमारे भारत को या फिर विश्व को। और एंथ्रोपोलॉजी में जैसे चरक, सुश्रुत, बुद्ध, महावीर और अदर कल्चरल रिलेशनशिप को समझाया जाएगा। ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस न्यूज़, प्लीज़ डू आंसर इट। एंड लास्टली अगेन आई एम जस्ट अनाउंसिंग कि देर इज़ ऑल्सो अ GS फाउंडेशन बैच जो डे स्कॉलर्स के लिए है। एक तो वर्किंग प्रोफेशनल बैच हमारा अलग है और एक है हमारा जो दिन के टाइम में होगा 8 AM और 3 PM में, और 7 PM वाला जो है वो है वर्किंग प्रोफेशनल बैच। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक एडमिशन्स इन एनी वन। So the analysis is complete for today. We will meet in the next day. Till then, take care and don't forget to subscribe to CECPS Academy.